एजुकेटर और हम पढ़ रहे हैं स्पेक्ट्रम की अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया को, जिसके साथ हम जान रहे हैं हमारी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री को और कैसे चीज़ें टर्न आउट होती हैं एंड इवेंचुअली विल लीड टूवर्ड्स आवर इंडिपेंडेंस इन 1947। करंटली हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर 5 और ये वीडियो होगा चैप्टर 5 का पार्ट 2, जिसका नाम है एक्सपांशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया। हमारे पिछले वीडियो में जो कि चैप्टर 5 का पार्ट 1 था, उसमें हमने देखा कि क्या थे डिफरेंट कॉजेज जिसकी वजह से ब्रिटिश जो है सक्सीड होते हैं इंडिया में अपनी पावर ना सिर्फ बढ़ाने बल्कि एक मजबूती देने में भी, और हम किन मौक़ों पर और किन सिचुएशन में उनसे पीछे थे विथ रिगार्ड टू देयर आर्मी, उनकी नेवी, आर्म्स एम्यूनेशन, डिसिप्लिन या सेकेंड लाइन ऑफ लीडरशिप। ये सब हमने हमारे पिछले वीडियो में देखा है। So let's begin our class for today. So today we are going to deal specifically कि ब्रिटिश की जो कॉन्क्वेस्ट थी बंगाल में वो कैसे हुई, किन चीज़ों की वजह से हुई और किन बैटल्स ने और किन डिफरेंट रूलर्स ने इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। जैसा कि हम जानते हैं कि बंगाल हमेशा से ही बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन प्रोविंस रहा है इंडिया का, एंड यूरोपियंस के आने के बाद ये ईस्टर्न कोस्ट पर होने की वजह से कितना इम्पॉर्टेंट सेंटर ऑफ ट्रेड बन जाता है और कैसे बल्क ऑफ जो हमारे ट्रेड कमोडिटीज़ जो एक्सपोर्ट की जाती है इंडिया से या फिर जो इम्पोर्ट भी होती हैं उनका कितना बड़ा परसेंटेज बंगाल से होकर ही गुजरता है। सो इसकी इम्पोर्टेंस जो है मैनीफोल्ड है, पॉलिटिकली, सोशली, कल्चरली, ट्रेड के रिलेटेड, इकोनॉमिकली, हर पॉइंट ऑफ व्यू से बंगाल बहुत ही इम्पॉर्टेंट रीजन रहा है इंडिया का। सो अब हम देखते हैं कि बंगाल ऑन द ईव ऑफ द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट होने से बिल्कुल पहले क्या सिचुएशन थी बंगाल में, वहाँ के क्या जियोपॉलिटिकल हालात थे। जैसा कि मैंने आपको कहा, बंगाल वॉज द रिचेस्ट प्रोविंस ऑफ द मुगल एम्पायर। एंड जैसे हम लोग जब बॉम्बे प्रेसिडेंसी की बात कर रहे थे तो मैंने कहा कि बॉम्बे प्रेसिडेंसी और आज का मुंबई शहर एक दूसरे का इक्विवेलेंट नहीं है टेरिटरी के एतबार से। सिमिलरली जब हम बंगाल की बात करते हैं तो वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वेस्ट बंगाल द स्टेट दैट इज टुडे। हम जिस बंगाल की बात कर रहे हैं वहाँ पर प्रेजेंट डे कंप्लीट बांग्लादेश and its Nawab's authority over the region constituting present-day states of बिहार, ओडिशा। ठीक है, तो आज का जो बांग्लादेश एक डिफरेंट मुल्क है वो आज मॉडर्न डे बिहार, ओडिशा ये सब पार्ट थे बंगाल के, जिस बंगाल के बारे में हम पढ़ रहे हैं। Exports from Bengal to Europe consisted of raw products such as saltpetre, rice, indigo, pepper, sugar, milk, cotton, textiles, handicrafts। ये सब डिफरेंट चीज़ों के नाम बता रहे हैं जो एक्सपोर्ट की जाती से थी बंगाल से यूरोप के डिफरेंट ममालिक में। जो इंग्लिश की ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसके बहुत ही वाइटल कमर्शियल इंटरेस्ट थे और उनके ट्रेडिंग इंटरेस्ट थे बंगाल में। As nearly 60% of British imports from Asia consisted of goods from Bengal। 60% जो एशिया से ब्रिटिशर्स का जो इम्पोर्ट होता था वो बंगाल के गुड्स और कमोडिटीज़ होते थे। कैन यू इमेजिन, उनकी पूरी ट्रेड का 60%, तो कितना इम्पोर्टेंट होगा ब्रिटिशर्स के लिए बंगाल और उस पर कब्जा करना और उस पर अपनी पॉलिटिकल पावर जमाना। 1630 के दशक में हम देखेंगे कि रेगुलर कॉन्टैक्ट ऑफ द ब्रिटिश विद बंगाल कंटिन्यूड व्हेन दे एस्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन बेलासूर, हुगली, कासिम बाजार, पटना, ढाका। ये सब जो एरियाज थे उस वक्त के बंगाल में आते थे और ये डिफरेंट रीजन्स थे जहाँ पर उन्होंने अपनी फैक्ट्रीज बनाई। बाय द 1690s हम देखेंगे कि द फाउंडेशन ऑफ कैलकाटा बाय द इंग्लिश कंपनी completed the process of English commercial settlement in Bengal। और हम देखते हैं जब वो लोग फाउंडेशन ऑफ कैलकाटा करते हैं और कैसे फोर्टिफिकेशन करने लगते हैं और कैसे स्लोली स्लोली ये सब फोर्ट विलियम बन जाता है और वो लोग इतने विशाल बन जाते हैं कि कोई उन पर अटैक नहीं कर सकता और इतना सेफ जोन में वो चले जाते हैं। और ये सब हम देखते हैं कि इसकी वजह से उनका जो कमर्शियल सेटलमेंट है वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाता है। कंपनी जो है इन्होंने अ सम ऑफ ₹3000
ओके, पर एनम यानी एनुअली मुगल एम्परर को पे करेंगे, और इसके एवज में, इसके बदले में उन्हें अलाउ किया गया कि आप ट्रेड फ्रीली कर सकते हैं बंगाल में। अब नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इन प्रीवियस क्लास वी हैव सीन कि ये जो 3000 का एनुअल इनकम था ये उन्हें फर्रुख सियार की तरफ से मिलता है, मुगल एम्परर फर्रुख सियार, ठीक है। और बाय विच ये कुछ नहीं था, जो 3000 एनुअली वो पे कर रहे थे दैट वाज नथिंग। उसका जो उनको फायदा मिल रहा था दैट वाज टू ट्रेड फ्रीली इन बंगाल। उन्हें कोई ड्यूटी पे नहीं करनी थी, नो टैक्स दे हैड टू पे, उन्हें किसी के टोल्स और रेस्ट्रिक्शन का सामना नहीं करना पड़ रहा था, दे कुड फ्रीली ट्रेड। और जहाँ से उनका ट्रेड 60% है, यू कैन अंडरस्टैंड कि कितना इंपॉर्टेंट मूव था उनके लिए। और अगर हम ये 3000 को कंपेयर करें, सो यहाँ पर कंपनी का जो एक्सपोर्ट होता था सिर्फ बंगाल से, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, सो वहाँ का उनको मोर देन 50,000 यूरो पर एनम उनको वहाँ से मुनाफा मिलता था। और व्हाट दे आर पेइंग, 3000 रुपीज दे आर पेइंग, और व्हाट दे आर गेटिंग 50,000 यूरोज। सो ऑफ कोर्स इट वाज अ विन विन डील फॉर ब्रिटिशर्स। और ये 3000 दैट दे हैड टू पे द मुगल एम्परर, वो कुछ भी नहीं था। बाय द टाइम हम देखेंगे 1700 में मुर्शिद कुली खान ये बन जाते हैं दीवान ऑफ बंगाल, और ये अपनी डेथ तक यहाँ पर रूल करते हैं, जो कि होगी 1727 में। इसके बाद हम देखते हैं कि उन्हें सक्सीड करेंगे उनके दामाद, उनके सन इन लॉ, जिनका नाम होगा शुजाउद्दीन। ये अगेन रूल करेंगे 1739 तक। आफ्टर दैट फॉर अ ईयर हम देखते हैं कि सरफराज खान, जो कि बड़े ही इनकेपेबल और नॉट वर्दी रूलर होंगे, मुर्शिद कुली खान के जो बेटे होंगे, राइट नाउ हु इज रूलिंग, हिज सन इन लॉ, ठीक है। 1 साल के लिए हम देखेंगे कि सरफराज खान जो के मुर्शिद कुली खान के बेटे हैं वो रूल करेंगे। ही बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल, बट ही वॉज किल्ड बाय अनदर पर्सन कॉल्ड अलीवर्दी खान। नाउ हु वॉज अलीवर्दी खान? अलीवर्दी खान वॉज द गवर्नर ऑफ बिहार, ओके, ही वॉज इन चार्ज ऑफ बिहार। सो अलीवर्दी खान जब यहाँ पर मुर्शिद कुली खान के बेटे दैट वाज सरफराज खान को किल कर देंगे, फिर वो बंगाल की गद्दी पर बैठेंगे, और 1756 तक हम देखते हैं कि ये उनका राज होगा। What he did was that he stopped paying tributes to Mughal emperor, जो ईयरली या आफ्टर सम टाइम जो नवाब्स होते थे, जो भी छोटे राजा होते थे मुगल एम्पायर की छत्र छाया में, उनको एक कुछ अमाउंट पे करना होता था मुगल एम्परर को, उसे ट्रिब्यूट कहा जाता था, एक तरीके का चढ़ावा उन्हें देना होता था। बट व्हाट वी सी के अलीवर्दी खान ये बंद कर देंगे, एंड ही वुड नॉट गिव एनी ट्रिब्यूट टू द मुगल एम्पायर। और अंडर द रूल ऑफ दीज रूलर्स बंगाल मेड अनप्रेसिडेंटेड प्रोग्रेस। ये देखा गया है कि जो हम ये रूलर्स के नाम ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल मुर्शिद कुली खान, शुजाउद्दीन, सरफराज खान, अलीवर्दी खान, इन सभी के अंडर बंगाल बहुत ज़्यादा ही प्रोग्रेस करेगा, अनप्रेसिडेंटेड, ऐसी प्रोग्रेस जिसने बंगाल ने कभी ना देखी होगी। एंड हम देखेंगे कि प्रॉस्पेरस से प्रॉस्पेरस होता चला जा रहा है। बट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि और भी कई रीजंस थे, इनकी एबल लीडरशिप तो थी ही, उसके साथ और भी बहुत रीजंस थे जिसकी वजह से बंगाल बहुत ही तरक्की करता जा रहा था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, बंगाल था ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया पर, ओके, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया। सो जो उसके इंटर बॉर्डर डिस्प्यूट्स है वो इससे बच गया। वो मिड ऑफ इंडिया में नहीं था कि उसके चारों तरफ डिफरेंट नेबरिंग किंगडम्स होंगे और उनकी बाउंड्री लाइन पर दे आर ऑलवेज इन टू फाइट, नहीं, वो ईस्टर्न कोस्ट पर था। सो उसकी वजह से दे वर प्रिटी मच ऑन द साइड लाइन्स। फिर वो लोगों को मराठा इन्वेजन का सामना भी नहीं करना पड़ रहा था, क्योंकि मराठास जो थे वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में थे, और नॉर्मली अगर उनके इन्वेजन्स थे तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में थे। सो ईस्टर्न कोस्ट पर होने की वजह से बंगाल इससे भी बचा हुआ था। जाट रिवोल्ट्स अगेन बंगाल से बहुत दूर थे, और जो एक्सटर्नल इन्वेजन बार बार सहना पड़ रहा था नादिर शाह का और अहमद शाह अब्दाली का, ये भी आते थे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से, और देन दे यूज्ड टू गो टू दिल्ली एंड द सेंट्रल पार्ट्स। अगेन जो ईस्टर्न कोस्ट था बंगाल था वो इससे अनछुआ रह गया। इन सभी रीजन की वजह से हम देखते हैं कि बंगाल की प्रोग्रेस जो है बहुत रैपिडली बढ़ जाती है।
द रीजन ऑफ बंगाल वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू स्केप ऑल दीज चैलेंजेस। और हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन ऑफ कैलकाटा है वो 15,000 से बढ़कर 1 लाख तक पहुंच जाएगी। एंड इसकी जो सिटीज़ है लाइक ढाका, मुर्शिदाबाद, ये बहुत ज़्यादा ही पॉपुलस हो जाएंगे, बहुत ही पॉपुलेशन यहाँ पर बढ़ जाएगा एंड प्रॉस्पेरिटी भी आसमान छुएगी। और जितने भी गवर्नर्स ऑफ बंगाल हुए हैं सभी ने बहुत स्ट्रांगली रिजेंट किया, बचाया बंगाल को किन चीज़ों से कि जो स्पेशल प्रिविलेजेस एंजॉयड बाय द इंग्लिश कंपनी, के इंग्लिश कंपनी को वो स्पेशल प्रिविलेजेस ना दिए और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने कोशिश की कि वो ट्रेड को फेयर रख सके, ताकि जो प्रोविंशियल यानी कि जो हमारे देसी ताजिर है, जो ट्रेडर्स हैं, मर्चेंट्स हैं, वो ब्रिटिशर्स के हाथों ह्यूज लॉस का सामना उन्हें ना करना पड़े। सो ऑफकोर्स अगर बंगाल के जो नवाब है वो ब्रिटिशर्स को वो स्पेशल प्रिविलेज नहीं देंगे, सो वहाँ पर बार बार फ्रिक्शन होगा, उन दोनों में बार बार टकराव होगा। और यही होता है कि उनके कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए बार बार बंगाल गवर्नमेंट से ब्रिटिशर्स का फ्रिक्शन होता है और उनका कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जाता है। हम देखेंगे कि ड्यूरिंग अ शॉर्ट पीरियड ऑफ 1757 से 1765 इतने ही वक्त में द पावर ग्रेजुअली ट्रांसफर्ड, कैसे जो बंगाल की पूरी सत्ता है वो ट्रांसफर हो जाती है नवाब ऑफ बंगाल के हाथ से ब्रिटिशर्स के हाथ में, और कैसे ब्रिटिशर्स बुरी तरीके से हरा देते हैं नवाब्स ऑफ बंगाल को। और हम देखेंगे कि वो किन बैटल्स के जरिए हुआ और कौन थे वो लोग जिसकी वजह से फाइनली बंगाल जो है ब्रिटिशर्स के कब्जे में चला जाता है। सो लेट्स बिगिन विद अली वर्दी खान और उनके रिलेशंस विद द इंग्लिश एंड हाउ ही रेजेंटेड देम। सो 1741 में अली वर्दी खान जो उस वक्त थे डिप्टी गवर्नर ऑफ बिहार, एज वी हैव डिस्कस ही किल्ड द नवाब ऑफ बंगाल जो मुर्शिद कुली खान के बेटे थे सरफराज खान। सो अली वर्दी खान इज गोइंग टू किल सरफराज इन अ बैटल एंड ही गॉट द पोजीशन एज द न्यू सूबेदार ऑफ बंगाल। और अब उनके कब्जे में आ गया बंगाल अली वर्दी खान के, और वो क्या करेंगे, वो एक लार्ज सम ऑफ मनी मुगल एम्परर को दे देंगे मोहम्मद शाह को, ताकि उनके साइड से भी कोई रिजेंटमेंट ना हो। अब अली वर्दी खान हम देखते हैं कि 15 साल तक बंगाल पर रूल करेंगे, और इस दरमियान उन्होंने मराठास के साथ भी उनका कई बार सामना होता है, इंग्लिश के साथ होता है, लेकिन ही टुक द एडवांटेज ऑफ द मराठा। ब्रिटिशर्स जो हैं एडवांटेज लेंगे मराठा कि जब इनकसेशन होंगे बंगाल में, और उस वक्त जब बंगाल की जो गवर्नमेंट होगी, नवाब होंगे, वो मराठास के साथ बिजी होंगे, उस वक्त वो एक ऑब्टेन करेंगे परमिशन फ्रॉम द नवाब टू डिग अ डिच। डिच होता है एक तरीके का यू कैन से अ बिग होल और समथिंग। अगर आपकी कोई बड़ा सा फोर्ट है तो उसके अराउंड डिच बनाए जाएंगे ताकि आप पर इजीली अटैक ना हो पाए। ये एक मिलिट्री टेक्निक है। सो टू थ्रो अप अ इंट्रांचमेंट अराउंड द सेटलमेंट, कहाँ पर वो डिच बनाने की मांग करेंगे, फोर्ट विलियम जो कि बंगाल में है और कितना इंपॉर्टेंट है ब्रिटिशर्स के लिए हम जानते हैं। सो वो इसकी परमिशन मांगेंगे, क्या हम एक डिच खोद सकते हैं हमारे फोर्ट विलियम के अराउंड। लेटर अली वर्दी खान बहुत एप्रीहेंसिव होंगे, वो बहुत इसके बारे में सोचेंगे, बट ही वो ड्रॉन टू द कार्नेटिक रीजन, और वो सोचेंगे कि कैसे कार्नेटिक में यूरोपियंस ने साउथ इंडिया को अपनी लड़ाई की जगह बना के रखा हुआ है, और कैसे वो वहाँ पर जो नेटिव राजा है उनकी पावर छीन रहे हैं, और वो ये सब रियलाइज कर लेंगे और उन्हें रियलाइज होगा कि ये सब हमारे बंगाल में भी हो सकता है। सो बाय सीइंग द कंडीशन ऑफ कार्नेटिक, अली वर्दी खान बहुत फोरसाइटेड थे एंड ही रियलाइज्ड कि जो यूरोपियंस जो है कार्नेटिक में कर रहे हैं वही सेम चीज़ बंगाल में भी हो सकती है, और इसकी वजह से ही सोचते हैं कि मुझे जल्दी से जल्दी उन्हें एक्सपेल करना है, यूरोपियंस को निकालना है बंगाल से। बट वो ऐसा कुछ कर सकते हैं उससे पहले ही 1756 में ही डाइड, एंड उन्हें सक्सीड करते हैं उनके ग्रैंडसन जिनका नाम होता है सिराजुद्दौला, द सन ऑफ अली वर्दी यंगेस्ट डॉटर। ओके, उनके सबसे छोटी बेटी के जो सन होते हैं सिराजुद्दौला, वो सक्सीड करेंगे अली वर्दी खान को। अब हमें देखना होगा कि कितने ज़्यादा चैलेंजेस होंगे इन फ्रंट ऑफ सिराजुद्दौला। जब सिराजुद्दौला जो है सिर्फ 20 साल के होंगे, ओनली 20 ईयर्स ओल्ड, जब वो बंगाल की गद्दी पर आएंगे, और
उन्हें उस गद्दी के साथ साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स भी इनहेरिट करने पड़ते हैं, जो कि हम अभी देखेंगे, जो उनके ग्रैंडफादर, उनके नाना के सामने थे। फॉर एग्जाम्पल, उनका एक बहुत बड़ा राइवल होगा जो कि खुद उनका कजिन होगा, द नवाब ऑफ पूर्णिया, जिनका नाम होगा शौकत जंग। उन्हें कॉन्स्टेंटली शौकत जंग के साथ भी लड़ाई करनी पड़ेगी, उन्हें संभालना पड़ेगा। देन इज गोइंग टू बी अ हॉस्टाइल आंट, एक उनकी आंट होंगी जो बहुत नाराज होंगी, उनका नाम होगा घसीटी बेगम, जो कि चाइल्डलेस विडो होंगी। देन एक कमांडर उनकी आर्मी के जो रिबेल कर जाएंगे उनके खिलाफ, और उनका नाम होगा मीर जाफर। और मीर जाफर का एक और रिलेशन होगा विथ हिम, दैट इज कि वो अली वर्दी खान की सिस्टर से मैरिड होंगे। ओके, दैट मीन्स वी कैन से दैट अंकल ऑफ सिराजुद्दौला, मीर जाफर वॉज uncle of Sirajuddaula. Now, let's see it again. He has a hostile cousin, an aunt, an uncle, an army commander, all of them against Sirajuddaula. And of course हम अभी तक नहीं बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स की, जो कितने बड़े उनके सामने प्रॉब्लम्स लिए खड़े हुए हैं एनीवेज। और जो पॉपुलेशन थी, एज सिराजुद्दौला इज़ अ मुस्लिम रूलर, उनकी जो पॉपुलेशन थी वो हिंदू सब्जेक्ट्स थे, सो दैट ऑल्सो वॉज अ क्वाइट सेंसिटिव मैटर जो उन्हें डील करना था। अब हम अगर बात करें कि उनकी कोर्ट कैसे थी, उनका दरबार कैसा था, सो उनकी कोर्ट में जो बहुत इम्पॉर्टेंट और प्रोमिनेंट लोग थे, फॉर एग्जाम्पल जगत सिंह, ओमी चंद, राय बल्लभ, राय दुर्लभ एंड अदर्स, और ये सब जो है इनके अपोजिशन में थे। सो अभी हमारे पास कितनी लॉन्ग लिस्ट है अपोनेंट्स की सिराजुद्दौला के, हु इज़ जस्ट 20 ईयर्स ओल्ड, जो अभी बंगाल की गद्दी पर आए हैं। ये सब तो हो गए इंटरनल राइवल्स, राइट, जो उनके दरबार में है, उनकी फैमिली में है। इसके साथ जो ऐड था थ्रेट, वो था एवर ग्रोइंग कमर्शियल एक्टिविटीज़ का इंग्लिश कंपनी की, जो बंगाल में अपने कमर्शियल टाइज बढ़ाते ही जा रहे थे, डोमिनेंस बढ़ाते ही जा रहे थे। इम्पल्सिव बाय नेचर एंड लैकिंग एक्सपीरियंस, ऑफ कोर्स सिराजुद्दौला वॉज वेरी इम्पल्सिव और उनके पास एक्सपीरियंस भी नहीं था। ही फेल्ट इनसिक्योर, और इस इनसिक्योरिटी की वजह से, इन घबराहट की वजह से उनकी चीज़ें बड़ी ही काउंटर प्रोडक्टिव हो जाती हैं। ये उनके भले के लिए नहीं, उनके अपोज में ही काम करते हैं। ऑल दो ये डिफीट करेंगे अपने कजिन शौकत जंग को, एंड ही किल्ड हिम इन अ बैटल। घसीटी बेगम को भी उनके ट्रेजर्स एंड डाइवेस्टेड घसीटी बेगम ऑफ हर ट्रेजर्स एंड सिक्योर्ड हर, उनसे भी वो डील कर लेते हैं जो उनकी आंट होती हैं। एंड ही डिसमिस्ड मीर जाफर, और उनकी जगह एक दूसरे इंसान को कमांडर ऑफ आर्मी बना दिया जाता है, एंड दैट वाज मीर मदन। साथ ही साथ उनके ही दरबार में एक कश्मीरी ऑफिसर होंगे, उनका नाम होगा मोहन लाल। वो बनाए जाएंगे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द सिचुएशन, और वो एज अ प्राइम मिनिस्टर काम करेंगे सिराजुद्दौला के। सो अभी सिराजुद्दौला घसीटी बेगम से डील कर चुके हैं, शौकत जंग इज़ नॉट इन हिज वे, मीर जाफर को सस्पेंड कर दिया गया है। करंटली उनके जो एड है, मदद है, वो है मीर मदन और मोहन लाल। ओके, लेट्स सी कि कैसे द वेरी फेमस बैटल ऑफ प्लासे आउटप्ले होती है। प्रील्यूड टू द बैटल, दैट मीन बैटल से पहले क्या हुआ, क्या ऐसी चीज़ें थी कि अल्टीमेटली हमें उसकी तरफ ले जाती हैं। सो जो कंपनी के ऑफिशियल्स थे वो बहुत ही ज़्यादा मिसयूज़ करते थे ट्रेड प्रिविलेजेस का। और ये क्या थे? एक ट्रेड प्रिविलेज जो है एम्परर्स की तरफ से, मुगल्स की तरफ से, और इवन नवाब ऑफ बंगाल की तरफ से दिया गया था कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, जो कहलाता था दस्तक। इसकी वजह से उन्हें ये आज़ादी थी कि वह बंगाल में बिना कोई ड्यूटी, टैक्स, टोल या बिना किसी इंटरफेरेंस के आराम से ट्रेड और कॉमर्स कर सकते हैं। लेकिन हमें यहाँ याद रखने की ज़रूरत है कि ये प्रिविलेज दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। लेकिन हम देखेंगे कि जो कंपनी के ऑफिशियल्स हैं, उनके जो ऑफिसर्स हैं, उनके यहाँ जो काम करते हैं, वो इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ करेंगे, गलत इस्तेमाल करेंगे। एंड ऑफ कोर्स ये जो एडवर्सली अफेक्ट करेगा नवाब के फाइनेंस को।
सी जो टैक्स, ड्यूटी, टोल, ये सब जो है जब आपकी स्टेट कलेक्ट करती है तो ये सब गवर्नमेंट के ट्रेजरी में जाता है। नवाब का फाइनेंस और जो उनका खजाना है वो इसी से बनता है। तो अगर मिस यूज करके इन सब को अवॉइड किया जाएगा पर्सनल ट्रेड के लिए तो नवाब के पैसे पर असर पड़ेगा और ऑफ कोर्स इसकी वजह से नवाब इज गोइंग टू बी वेरी एंग्री। इंग्लिश ने कैलकाटा को फोर्टिफाई कर लिया और वो भी विदाउट द नवाब्स परमिशन। अगेन यहाँ पर वो ऑफेंड हो गए। देन जो कंपनी थी उन्होंने मिसलीड किया नवाब को एंड कंपाउंडेड द सिन बाय गिविंग एन असाइलम टू अ पॉलिटिकल फ्यूजिटिव। सी वो लोग जो चीज़ें थे एडअप ही करते जा रहे थे। फर्स्ट ऑफ ऑल मिसयूज, देन फोर्टिफाइड कैलकाटा बिना परमिशन के, देन उसके बाद वो लोग मिसलीड कर रहे थे, गलत इंफॉर्मेशन दे रहे थे एंड ऑन टॉप ऑफ दैट उन्होंने क्या किया, शरण दे दी, असाइलम दे दिया एक पॉलिटिकल फ्यूजिटिव को जो थे कृष्णा दास। अब ये कृष्णा दास कौन थे? जैसे कि हमने बात की कि उनके दरबार में एक राज वल्लभ नाम के इंसान थे, उनके बेटे थे कृष्णा दास जो कि बहुत ज़्यादा खजाना लेकर, इमेंस ट्रेजर लेकर भाग गए थे नवाब की मर्जी के बगैर। और जो नवाब का खजाना उनकी मर्जी के बगैर लूट कर भाग रहा है उसे शरण असाइलम दिया किसने? ब्रिटिशर्स ने। अगेन ये एक तरीके का ऑफेंड करना था, नवाब की मर्जी के खिलाफ जाना था। द कंपनी ऑन इट्स पार्ट सस्पेक्टेड दैट सिराज ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, रिड्यूस कर देंगे हमारे ट्रेड प्रिविलेजेस को, जैसा कि फ्रेंच के साथ किया गया था बंगाल में, उससे ज़्यादा क्या होगा। लेकिन सिराज ने ऐसा नहीं किया एंड ही अटैक्ड एंड सीज्ड इंग्लिश फोर्ट एट कैलकाटा। और जो उनकी हॉस्टिलिटी थी, अब जो नाराज़गी और जो नफ़रत थी एक दूसरे के ख़िलाफ़ ब्रिटिशर्स एंड सिराज, वो आउट इन ओपन थी क्योंकि ब्रिटिशर्स ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उन पर अटैक होगा। दे थॉट कि उनके ट्रेड के प्रिविलेज कम होंगे, बट सिराज का उनके कैलकाटा के फोर्ट को अटैक करना, उसे अपने कब्जे में ले लेना उनके लिए बहुत ही शॉकिंग होगा। हमें यहाँ पर डेफिनेटली मेंशन करना चाहिए ऑफ द मच प्रोपोगेटेड ब्लैक होल ट्रेजिडी। एक ट्रेजिडी होती है जिसका नाम है ब्लैक होल ट्रेजिडी, बट हमें हिस्टोरिकली इतने एविडेंस इस चीज़ के बारे में नहीं मिलते हैं और अगर मिलते भी हैं तो अगेन जो इसके नंबर्स है वो हाईली डिबेटेड है। सो ये ट्रेजिडी क्या थी? ऐसा कहा जाता है कि सिराजुद्दौला ने इम्प्रिजन किया था, कैद किया था इंग्लिश लोगों को, 146 इंग्लिश लोगों को सिराजुद्दौला ने कैद किया था बहुत ही छोटे अंधेरे रूम में, और सफोकेशन की वजह से, घुटन की वजह से उसमें से 123 लोग मर जाते हैं। लेकिन जैसे कि मैंने कहा हिस्टोरियंस बहुत इस स्टोरी पर बिलीव नहीं करते और कुछ जो बिलीव करते हैं वो कहते हैं कि विक्टिम्स का जो नंबर है ये 123 नहीं है, इससे लेस है। बट स्टिल ये ट्रेजिडी जो है ब्लैक होल ट्रेजिडी वर्थ द मेंशन है कि आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में। लेट्स कम टू द बैटल नाउ। अब हम बात कर रहे हैं द अराइवल ऑफ अ स्ट्रॉन्ग फोर्स, और इसे लीड करेंगे ब्रिटिशर्स के साइड से बहुत ही काबिल रॉबर्ट क्लाइव, और ये पहुंचेंगे कैलकाटा मद्रास से अपनी ट्रूप्स को लेकर, जिसकी वजह से बंगाल में उनकी पोजीशन और अच्छी हो जाएगी। अब क्लाइव जो है वो सिर्फ जंग के मैदान में जंग नहीं करते हैं, ही इज़ अ वेरी गुड डिप्लोमैट ऑल्सो। सो ये सीक्रेट अलायंस करेंगे, खुफिया तौर पर लोगों से अपने रिलेशंस बनाएंगे। और ये कौन होगा? ये होगा नवाब को गदा करने वाला, उनके साथ गद्दारी करेंगे मीर जाफर, राय दुर्लभ, जगत सेठ जो उस वक्त के बहुत बड़े बैंकर थे, ओमी चंद। ये सब वही नाम है जो हमने देखे थे उनके लिस्ट ऑफ अपोनेंट्स के खिलाफ, जो सिराज से नाखुश थे, जो उनके इंटरनल सर्कल में होने के बावजूद भी उनसे खुश नहीं थे, उनके खिलाफ थे। और ये लोग ना सिर्फ सिराज के खिलाफ जाएंगे बल्कि पूरे बंगाल के साथ धोखा करेंगे और एक सीक्रेट अलायंस बना लेंगे रॉबर्ट क्लाइव के साथ। अब इस डील में जो ये लोग डील साइन करेंगे वो ये होगी कि मीर जाफर सिराजुद्दौला को हराने के बाद
मीर जाफर को बना दिया जाएगा बंगाल का नवाब। और ऑफ कोर्स वो एक कठपुतली नवाब होंगे, तो ब्रिटिशर्स के लिए भी आसान होगा चीज़ों को डील करना, और वो कंपनी को अपनी सर्विसेज देंगे। अब इस सीक्रेट अलायंस की वजह से कंपनी कंस्पायर करेगी, साजिश करेगी और अपने आप को और स्ट्रेंथन कर देगी, और जिसकी वजह से इंग्लिश की पोजीशन बहुत आसान हो जाएगी। और जंग में उतरने से पहले ही जो इंग्लिश की जीत है, इंग्लिश की विक्ट्री है, वो एक तरह से तय थी। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि जून 23 1757 में द वेरी इंपॉर्टेंट बैटल ऑफ प्लासी लड़ी जाती है। एंड इसका जो डिसीजन था वो पहले ही से ही तय था कॉन्स्पिरसीज की वजह से। लेकिन हम देखते हैं कि 50,000 की फोर्स लेकर जो सिराज हैं वो आते हैं जंग करने, लेकिन उसके बावजूद वो हार जाते हैं। हैंडफुल ऑफ क्लाइव्स फोर्सेस, यानी जो रॉबर्ट क्लाइव की फोर्स होती है वो बहुत कम होती है। उसके बावजूद सिराज की 50,000 ऑफिसर्स की फोर्स उनके सामने हार जाती है। सिराजुद्दौला न सिर्फ कैप्चर कर लिए गए बल्कि उनका मर्डर कर दिया गया। एंड ये मर्डर किया जाता है बाय द ऑर्डर ऑफ मीर जाफर सन। मीरान जो थे, जो मीर जाफर के सन थे, बेटे थे, उनके ऑर्डर पर सिराजुद्दौला का कत्ल कर दिया जाता है। द बैटल ऑफ प्लासी प्लेस द डिस्पोजल ऑफ द इंग्लिश वास्ट रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। After Plassey, the English virtually monopolized the trade and commerce of Bengal. वो तो पहले से ही बंगाल की ट्रेड पर काबू किए हुए थे, लेकिन आप समझ सकते हैं कि अभी जो उनका नवाब है, जो उनके अपोज में हो सकता था, उसे न सिर्फ हरा दिया गया बल्कि वो मर चुका है। और अब जो नवाब गद्दी पर बैठेगा वो उनका एक पपेट होगा, नथिंग मोर देन दैट। ही इज जस्ट गोइंग टू बी अ पपेट, मीर जाफर, जो कि हर वो चीज करेगा जो ब्रिटिशर्स कहेंगे। एंड दे बिकेम द किंग मेकर्स। कैसे वो ट्रेडर्स से अब बन चुके हैं किंग मेकर्स ऑफ इंडिया। क्या है इतनी सिग्निफिकेंस इस बैटल की कि हम बार बार बैटल ऑफ प्लासी की बात करते हैं एंड विदाउट गिविंग इट अ रेफरेंस हम मॉडर्न इंडिया की डेवलपमेंट्स को नहीं समझ पाते। सो जब ये रिजल्ट क्या था इंग्लिश के जीतने का, मीर जाफर बन गए थे नवाब ऑफ बंगाल, और इन्होंने दिया बहुत बड़ा सम ऑफ मनी प्लस जमींदारी 24 परगनास की टू इंग्लिश। अब इंग्लिश के पास न सिर्फ ट्रेड के प्रिविलेज है बल्कि 24 परगना जो थे वो उनके कब्जे में आ चुके हैं। बैटल ऑफ प्लासी हैड पॉलिटिकल सिग्निफिकेंस बिकॉज इसकी वजह से फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर की नींव रखी जा चुकी थी। और जैसे कि मैंने बार बार कहा, ये स्टार्टिंग पॉइंट है ब्रिटिशर्स के इंडिया में रूल का। इसी के साथ हम इसकी मिलिट्री सुप्रेमेसी जो थी इंग्लिश की, उसे भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कैसे 50,000 सिराजुद्दौला की आर्मी रॉबर्ट क्लाइव की छोटी सी आर्मी के खिलाफ हार जाती है, कैसे उन्हें ग्रांट ऑफ टेरिटरीज 24 परगनाज मिल गए, कैसे वो इक्विप्ड मिलिट्री फोर्स के जरिए अपनी प्रेस्टीज को और बढ़ाते जाएंगे और वो मैनी फोल्ड बढ़ जाएगी। लेकिन हम ये भी देखेंगे कि देयर वाज नो अपेरेंट चेंज इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जो ब्रिटिशर्स के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है वो खासा नहीं बदलेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ अफेयर्स है वो ऑफ कोर्स क्लाइव के हाथ में होगी, एंड उनके सपोर्ट पर जो नए नवाब बनाए गए हैं जो कि हैं मीर जाफर, वो कंप्लीटली डिपेंडेंट होंगे क्लाइव पर हर चीज़ के मेंटेनेंस को लेकर। और उनकी जो पोजीशन होगी, जैसा कि अक्वायर्ड पोजीशन है, वो कुछ डिसीजन अपने बल पर नहीं ले पाएंगे, वो कंप्लीटली वुड बी इन द हैंड्स ऑफ द ब्रिटिशर्स। और इसके साथ हम देखेंगे कि इंग्लिश की सोवरेनिटी बढ़ जाएगी कैलकाटा पे, और वो एक अपना रेसिडेंट नवाब की कोर्ट में बैठा देंगे। दैट मीन्स जो कुछ भी नवाब की कोर्ट में होगा वो ब्रिटिशर्स का रेसिडेंट उन्हें बताएगा और वो हर चीज़ से वेरी वेल अवेयर होंगे। अभी हमें एक न्यू कैरेक्टर का नाम दिख रहा है, मीर कासिम, और एक ट्रीटी है जो 1760 में हुई है, 3 साल बाद बैटल ऑफ प्लासी के। कौन है मीर कासिम? सो मीर जाफर जो थे, ऑल दो वो बनाए गए थे बैटल ऑफ प्लासी के बाद नवाब, और उनकी पोजीशन अक्वायर्ड थी, लेकिन स्लोली स्लोली वो इरिटेट हो जाएंगे। किस बात से? इंटरफेरेंस ऑफ क्लाइव।
रॉबर्ट क्लाइव और ब्रिटिशर्स का जो इंटरफेरेंस होगा डेली अफेयर्स में बंगाल के, वो इरिटेट कर देगा मीर जाफर को। और मीर जाफर जो है ब्रिटिशर्स के साथ उनका ही गेम खेलने की कोशिश करेंगे और वो एक कॉन्स्पिरसी में शामिल होंगे डच के साथ चिंसूरा पर। बट डच जो है वो कितनी बुरी तरीके से बैटल ऑफ बिदारा में ब्रिटिशर्स से हार चुके होंगे और इसकी वजह से वो रियलाइज करेंगे सुप्रेमेसी ऑफ ब्रिटिशर्स इन इंडिया के वो मीर जाफर के इस काम में, इस कॉन्स्पिरसी से बैकआउट कर देंगे। The treachery of Mir Jafar and his failure to make the payments due to the company annoyed the English। और उसी बीच में हम देखेंगे कि मीर जाफर जो है वो एडिक्वेट पेमेंट नहीं देंगे ब्रिटिशर्स को, जिसकी वजह से इंग्लिश उनसे अनॉयड हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। मीनवाइल जो मीरान है जाफर के सन, जिन्होंने ऑर्डर दिया था सिराजुद्दौला के कत्ल का, ही डाइड एंड देयर स्टार्टेड अ फाइट फॉर नवाबशिप ऑफ बंगाल। मीर कासिम जो थे सन इन लॉ थे मीर जाफर के, एंड मीरान के जो एक बेटे थे, उन दोनों के बीच में शुरू हो जाती है जंग बनने के बंगाल के नवाब। लेकिन अभी आपको यहाँ समझना होगा कि मीर जाफर इज स्टिल अलाइव। मीर जाफर के बेटे मीरान की डेथ हुई है। ओके, मीर जाफर इज स्टिल अलाइव, लेकिन जो सक्सेशन है की लड़ाई है, बंगाल की गद्दी पर बैठने की लड़ाई है, वो शुरू हो जाएगी बिटवीन मीर कासिम एंड सन ऑफ मीरान। लेकिन हम देखेंगे कि मीर कासिम को सपोर्ट मिलेगा कंपनी का और 1760 में ये दोनों के बीच में एक ट्रीटी होगी, एक समझौता होगा और इस ट्रीटी के जरिए क्या बातें डिसाइड की जाएंगी। मीर कासिम इस बात पर अग्री करेंगे कि वो सीड कर देंगे टू द कंपनी द डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बुर्दवान, मिदनापुर एंड चिटगोंग। दैट मीन वो ये जो एरियाज है वो कंपनी को दे देंगे उनके नवाब बनने के बाद। साथ ही साथ उन्होंने ये भी फैसला किया कि जो कंपनी है उससे हाफ ऑफ शेयर दे दिया जाएगा चुनाम ट्रेड ऑफ सिलहिट का, वेरी फेमस और बहुत ही प्रॉस्पेरस जो ट्रेड थी वहाँ का, उनका 50% जो है शेयर दे दिया जाएगा ब्रिटिशर्स को। मीर कासिम ने ये भी कहा कि जितने भी ड्यूज बाकी हैं जो मीर जाफर ने कंपनी को नहीं दिए हैं, जिसकी वजह से कंपनी नाराज है, वो सब मीर कासिम उन्हें दे देंगे। फर्दर ही सेड दैट कि वो एक सम ऑफ ₹5 लाख फाइनेंस देंगे कंपनी को, ताकि वो अपने साउथ इंडिया में जो उनकी कार्नेटिक की लड़ाई चल रही है उसमें उन्हें एक स्पॉन्सरशिप मिल जाए। मीर कासिम ऑल्सो सेड दैट कि जो कंपनी के एनिमीज होंगे वो मेरे एनिमीज और जो कंपनी के फ्रेंड्स होंगे वो मेरे फ्रेंड्स होंगे। फर्दर इट वॉज अग्रीड दैट के जो टेनेंट्स होंगे नवाब की टेरिटरी के, वो अलाउ नहीं किए जाएंगे ब्रिटिशर्स के लैंड में आकर सेटल होने के लिए, और वाइज वर्सा सिचुएशन फॉर नवाब्स बंगाल ऑल्सो। अंडर द प्रेशर ऑफ कंपनी जो मीर जाफर है, जो कि एग्जिस्टिंग नवाब है, वो डिसाइड करते हैं कि मैं रिज़ाइन कर दूंगा। एंड ये बहुत ही कॉमन चीज़ नहीं थी कि कोई नवाब रिज़ाइन कर रहा है, बट उन्हें ऐसा करना पड़ता है इन फेवर ऑफ मीर कासिम। और हम देखते हैं कि उन्हें 1500 पर एनम की पेंशन के ज़रिए हटा दिया जाता है और बंगाल को मिलता है नया नवाब, जो कि होते हैं मीर कासिम, जो कि हैं सन इन लॉ ऑफ मीर जाफर। लेकिन ब्रिटिशर्स ने जो नहीं सोचा वो हुआ यहाँ पर। मीर कासिम साबित हुए एबलेस्ट नवाब, सबसे अच्छे नवाब अली वर्दी खान के सक्सेसर्स में से। और मीर कासिम ने सबसे अच्छा काम पावर संभालते ही किया, वो था शिफ्ट किया बंगाल का कैपिटल मुर्शिदाबाद से टू मुंगेर में, जो कि बिहार में था। अब हुआ यूं कि बिहार में कैपिटल करने की वजह से एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन हो गया कंपनी से, जो कि कलकत्ता में थी, और अब जो उनका इंटरफेरेंस है ब्यूरोक्रेसी में वो कम हो गया। उन्होंने साथ ही साथ इम्पोर्टेंट स्टेप्स लिए और रीऑर्गेनाइज की अपनी ब्यूरोक्रेसी, अपने आदमियों को और अपने चॉइस के लोगों को शामिल किया। साथ ही साथ उन्होंने अपनी आर्मी को भी रीमॉडल किया ताकि स्किल और एफिशिएंसी की बुनियाद पर लोगों को लिया जा सके।
और हम देखते हैं आगे जाकर कि कैसे ये सब जो एफर्ट्स होंगे मीर कासिम के, वो कैसे ब्रिटिशर्स को नाराज करेंगे। और ब्रिटिशर्स ने, जिन्होंने सोचा था कि इनके साथ ट्रीटी करना हमारे लिए अच्छा होगा, कैसे उनके अगेंस्ट काम करेगा और कैसे अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स टर्न अराउंड हो जाएंगे मीर कासिम के भी। ऑल ऑफ दैट हम देखेंगे आगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल जो कि है बैटल ऑफ बक्सर, दैट ऑल्सो विल डील इन आवर नेक्स्ट क्लास।